नमस्कार। कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम दलित पर दाव। जी हाँ, अभी तो सियासत शुरू हुई है बिहार में, अपने तरीके से सियासत साधने की कोशिश भी चल रही है। उस बीच में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अचानक दलित को लेकर एक नई तरह की राजनीति या कहे सियासत की शुरुआत हो चुकी है। एक नए तरीके के नैरेटिव चलाने की कोशिश शुरू हो गई है और उस निशाने पर है नीतीश कुमार। वो दलित विरोधी रहे हैं, वो दलितों के का हकमारी करते हैं, मतलब जो भी आरोप एक सियासतदान की तरफ से लगने चाहिए वो सारे आरोप नीतीश कुमार पे लग रहे हैं। और लगाने वाले वो तमाम वे लोग हैं जो कभी नहीं हाल तक उनके साथ थे। और उनके दलित चेहरे, चाहे उदय नारायण चौधरी हों, विधानसभा के दो बार वो अध्यक्ष बने, या श्याम रजक हों, लगातार वो मंत्री रहे हैं। रमई राम थोड़ा अलग मिजाज के रहे हैं, उनसे उनका उस तरीके से ऊपर नीचे होते रहा है। लेकिन ये तमाम जो चेहरे आप देख रहे हैं दलित पर दाव, वो वही चेहरे हैं जिस चेहरे के सहारे आप कह सकते हैं कि राजनीति साधने की कोशिश अभी चल रही है। आज जो कुछ भी हुआ है, आज जदयू में मतलब एक तरफ आप कह सकते हैं यादव पर दाव चल रहे हैं नीतीश कुमार, दूसरी तरफ आरजेडी दलित पर दाव चल रहा है। आज दो बड़े यादव नेता जदयू में शामिल हुए हैं आरजेडी छोड़ के। लेकिन उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो जरा सुनिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहले नीतीश के चहेता हुआ करते थे दलित नेता, उन्होंने आज नीतीश पर क्या आरोप लगाया। सरकार प्रोपगंडा की सरकार है और मेरी लड़ाई यही रही कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा या जो गरीब हैं उसके साथ अनदेखा किया जा रहा है। लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जब 2005 में जब अनुसूचित जाति पर अत्याचार 7% था, आज बढ़ करके 2019 में तक या 2020 के मार्च तक कहा जाए तो 17%, 17.5%। दलित आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, ये सब का गठन नहीं हुआ ठीक से, जिसके द्वारा लोग क्वेश्चन करते थे, उठाते थे। जो आवाम की जो समस्या थी एट्रोसिटी के बारे में, जो आर्थिक विभेद हो रही है उसके बारे में, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उसके माध्यम से इस हुकूमत में आज दलित और आदिवासियों का। जनता दल के सरकार ने कानून बनाया था जो बासहीन है, भूमिहीन नहीं, जो बास के लिए जमीन नहीं है, रहने के लिए जमीन नहीं, वैसे लोगों को 4 देश में जमीन देंगे। और उस काम को हम लोगों ने कि बाखूबी किया। अब बिहार के करीब 3 लाख के लोगों को जमीन बसने के दिया। और उतना ही नहीं, जमीन के अलावा खेती की जमीन भी दिए, जो आज भी जो हम लोग दिए हैं उसको दखल कब्जा नहीं मिला। आज हम चैलेंज करते हैं नीतीश कुमार के, अगर बात मेरी झूठी हो जाएगी तो मुझे फांसी के सजा। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला करने वाले वो वही लोग हैं जो कभी किसी जमाने में राजद के साथ थे, राजद से अलग हट के आए नीतीश के साथ भी तमाम वैसे महत्वपूर्ण पदों पर काबिज रहे, और बड़ी भूमिका भी इनकी रही है। लेकिन आज वो नाराज है। तो जरा सुनते हैं कि इसको लेकर जदयू की तरफ से भी पलटवार हुआ है। और अशोक आज ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज्यकाल में दलित विरोधी काम हुआ है। जिस बजट, कल्याण विभाग का बजट 40 करोड़ रुपया का था, आज 1600 करोड़ रुपया का बजट है। और बजट का जो यूटिलाइजेशन है वो 2000 कुल बजट का 17-18 में 66.3% और 18-19 में 72.4% है। और माननीय नेता ने 2007 में पहली बार अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण कराया। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रदेश में दलितों का नेतृत्व आए राजनीति में, इसके लिए जो पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव हुए उसमें आरक्षण देने का काम किया। हर जाति, हर मजहब के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया उन्होंने। मैं सिर्फ एक उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आदरणीय विजेंद्र बाबू संबोधित करेंगे।
तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया, ये दलित समाज नौजवान है जो बेरोजगार हैं, उनके लिए एक योजना चलाया उन्होंने, मुख्यमंत्री परिवहन योजना एक चलाई उन्होंने। हर ग्राम पंचायत में 5 गाड़ी, ग्राम पंचायत से प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, वहां के लोगों को आने के लिए सुविधा मिले। 1 लाख रुपया तक अनुदान देने का काम किया और 3 गाड़ी उस पंचायत के दलित और महादलित समुदाय के नौजवान खरीदेंगे और 2 गाड़ी अति पिछड़ा समाज के नौजवान खरीदेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से दांव लगाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है कि अचानक दलित राजनीति को लेकर नीतीश की घेरेबंदी क्यों हो रही है? चिराग पासवान उनके एनडीए के साथ हैं, लेकिन एनडीए के साथ वो नहीं भी हैं। नीतीश कुमार पर उसी तरीके से हमला कर रहे हैं। श्याम रजक जो कल तक उनके साथ थे, आज उन्होंने पाला बदल लिया और हमलावर हैं। उदय नारायण चौधरी कुछ दिनों पहले तक नीतीश के साथ थे, आज नीतीश से वो अलग है और नीतीश पर उसी तरीके से हमलावर हैं। आखिर इस राजनीति के पीछे वजह क्या है? ये अचानक चुनाव से पहले दलितों पर दाव क्यों लगाया जा रहा है? इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुकांत जी हैं। पहले हम उनसे समझना चाहते हैं कि अचानक बिहार में दलित राजनीति को लेकर सियासत की शुरुआत कैसे हो गई? सर, क्या लगता है आपको कि अचानक तमाम दलित के बड़े नेता एक मंच पर आते हैं और नीतीश की घेराबंदी शुरू कर देते हैं? फिलहाल इस सियासत को आप किस नजरिए से देखते हैं सर? एक तो बिहार की पूरी राजनीति जातियों और कुनबों में बटी हुई है और हर नेता अपने को किसी जाति का अवलंबनदार समझता है। हर जाति अपना एक नेता रखती है। ऐसे में एक है कि दलित का अभी बिहार में सर्वमान्य चेहरा कोई नहीं है। कुछ दिन पहले तक हम मानते थे कि रामविलास पासवान जी दलित नेता हैं और हैं भी वो, लेकिन उनकी सीमा एक हो गई है और एक खास समूह में वो बहुत अधिक महत्व रखते हैं। बाकी उनकी स्थिति वैसी नहीं है। तो एक दलित राजनीति में एक भैकम की स्थिति है और इसीलिए दलित वोट को समेटने की, अपने साथ करने की एक मुहिम नेताओं की है, दलीय सुप्रीमो लोगों की है और उसी में ये सब हो रहा है। अब इसमें एक नया फैक्टर जुड़ रहा है मायावती जी का। मायावती जी बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में, खासकर यूपी से सटे, जो उत्तर प्रदेश से सटे जो ज़िले हैं, जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें महत्व रखती है काफ़ी। और आम तौर पर देखेंगे आप तो हाथी जो चुनाव चिन्ह है उनके प्रति दलितों के एक समूह में बहुत अधिक कमजोरी भी है। वो जहाँ कहीं हाथी होता है चुनाव के मैदान में, वो 5 से 15 हज़ार तक वोट को प्रभावित करता है। ऐसे में एक कोशिश है कि दलित का वोट बटे नहीं और हमारी झोली में आवे। ये सब की कोशिश है। ये राजद की भी कोशिश है, ये जनता दलियों की भी कोशिश है, ये कोशिश बीजेपी की भी है। लेकिन बीजेपी इस मामले में थोड़ा पीछे पड़ जाती है और नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी की पार्टी में ज़्यादा टकराव चलता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि देखिए ये जो सियासत है उसको याद करिए, पूरी दलित राजनीति को ही मतलब रामविलास पासवान से बाहर निकले, वो महादलित का कंसेप्ट लाए, जैसे पिछड़ा और अति पिछड़ा का लाए। तो महादलित का जब कंसेप्ट उन्होंने लाया तो शुरुआती दिनों में और काफ़ी दिनों तक दलित के कुछ खास जातियों को उनसे दूर रखा है। पासवान को तो अभी शामिल किए जब रामविलास पासवान इनके साथ आ गए तब। तो ये जो और इसका मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से नीतीश कुमार को इसका लाभ भी मिला। महादलित पासवान छोड़ के बाकी जो दलित समुदाय के जो वोटर थे वो नीतीश के साथ आए। लेकिन अब फिर वो महादलित मिशन और महादलित का जो कंसेप्ट था, वो सारी चीज़ें एक साथ अब मिल चुकी है। अब कोई महादलित नहीं है, सब दलित महादलित हो चुका है। वो लाभ, उस लाभ का उपभोग अब पासवान सब दलित है, सब महादलित है, सब महादलित है, सब महादलित है। हाँ। तो ये जो एक कोशिश हुई उनको दलित को तोड़ के एक अलग तरह की राजनीति करने की, उसमें वो कामयाब भी रहे 15 वर्षों तक। लेकिन अब जिस तरीके से उनकी घेरेबंदी हो रही है, तो आपको, और रामविलास पासवान
की पार्टी लगातार उन पर हमलावर है। क्या लगता है कि आने वाले समय में जदयू के लिए जो एक महादलित के सहारे जो दलित में सेंधमारी वो करते आ रहे थे, उस सेंधमारी में उन्हें परेशानी हो सकती है, या फिर एक नए तरीके की नैरेटिव उनको चलाने की जरूरत पड़ेगी? मांझी को तो वो लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मांझी के आने के बावजूद भी आपको लगता है जितने दलितों का स्टार वार एक जगह इकट्ठे होकर सीधे सीधे सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो क्या अब नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प बचता है इस राजनीति को साधने के लिए? देखिए, इसमें एक चीज जो महादलित मिशन बना या महादलित की राजनीति हुई, ये निश्चित रूप से रामविलास पासवान को कट टू साइज करने की राजनीति थी नीतीश कुमार जी की। और नीतीश कुमार जी जिन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री बने, उनका लालू प्रसाद की तरह अपना कोई एक वोट बैंक नहीं था जो जाति से बाहर भी हो। तो एक संपूर्ण एक छोटा वोट बैंक उनके पास में था, वो बहुत छोटा था, लेकिन अपने वोट बैंक के वो एकमात्र नेता थे, आज भी हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उनको फिर अपना विस्तार करना था, अपनी राजनीति फैलानी थी, अपना एक सुनिश्चित वोट बैंक बनाना था। तो नीतीश कुमार जी की यह राजनीतिक समझदारी काम आई और ये इससे बिहार को लाभ भी हुआ। उन्होंने अति पिछड़ा को एक राजनीतिक तस्वीर दी, उन्होंने महादलित को राजनीतिक तस्वीर दी, उन्होंने महिलाओं को राजनीतिक तस्वीर दी। इसका लाभ उनको चुनाव में मिलता रहा है। लेकिन आप कहेंगे तो सरजमीन पर इन लोगों के लिए बहुत काम हुआ ऐसा दिखता नहीं है। इसमें भाषण ज़्यादा है। महिलाओं को आपने साइकिल दी, किताब कॉपी दी, ड्रेस दिया। स्कूल कॉलेज की क्या हालत है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने अति पिछड़ा को चुनाव पंचायत में तो दे दिया आरक्षण, वो आरक्षण आपने दिया। महादलित दलित को पंचायत में आरक्षण पहले से है, उसको आपने बढ़ाया। महिला को भी आरक्षण था, उसको भी आपने बढ़ाया। वो आपका क्या नहीं है, लेकिन ये अति पिछड़ा वाला नीतीश जी की देन है। उसको 50% वो ले गए और ये उनकी कामयाबी रही। उसमें उन्होंने एक नई चेतना पैदा कर दी इन समूहों में। लेकिन ये राजनीतिक अधिकार जो उन्होंने दिए इन समूहों को, यह पंचायत और नगर निकाय समूह तक ही रहा, उसके ऊपर नहीं बढ़ा। आप अभी भी देखेंगे तो विधानसभा, लोकसभा या विधान परिषद के चुनावों में टिकट की भागीदारी इन समूहों को आप देखेंगे तो बहुत मामूली है। आज की तारीख में बहुत मामूली है। अब उनमें एक नई चेतना जग रही है, अधिकार की चेतना। वो अधिकार संपन्न हो रहे हैं तो अधिकार पाना चाहते हैं। इसको लोग भुनाना चाहते हैं। भुनाने में जो जितना कामयाब होगा वो लाभकारी स्थिति में रहेगा। आगे नीतीश कुमार जी को निश्चित रूप से फिर कुछ नई राजनीतिक गोटियां सेट करनी होंगी, तभी महादलित का वोट जितना वो हासिल करते थे या दलित का जो वोट हासिल करते थे या अति पिछड़ा का जो वोट हासिल करते रहे हैं उसमें इजाफा होगा या वो इंटैक्ट रहेगा। जी अच्छा, यहाँ अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। जरा शैलेंद्र से समझने की कोशिश करेंगे कि शैलेंद्र, लगातार जो ये सियासत चली आ रही है, अब दलितों पर दाव लगाया जा रहा है। जो राजनीति आज तमाम दलित नेता जो कल तक नीतीश के साथ थे, आज आरजेडी में आते आते हमलावर रुख अख्तियार कर लिया और अशोक चौधरी उसको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो जदयू के दलित नेता हैं जो पहले से नीतीश के साथ हैं, अगर आप श्याम रजक के जाने से लेकर और आज दलित के जो श्याम रजक हों, उदय नारायण चौधरी हों, रमे राम हो, जो हमला किया है, तो चेहरा अशोक चौधरी सामने आ रहे हैं जो अभी नए नए जदयू में शामिल हुए हैं। क्या आपको क्या लगता है कि अशोक चौधरी के सहारे जो दलित राजनीति को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर जदयू के अंदर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चला है? वजह भी श्याम रजक, कहा जा रहा है कि श्याम रजक भी इसी वजह से पार्टी छोड़े हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरी कवायद हो रही है, खासतौर पर दलितों की बात हम कर लें या फिर पहले तो देखिए कि महागठबंधन को भी हम देखते हैं तो महागठबंधन कहीं न कहीं नीतीश कुमार के जो दलित चेहरे हैं या फिर नीतीश कुमार के जो दलित एजेंडे हैं उस एजेंडे को कहीं न कहीं उजागर करने में लगी। और और इधर नीतीश कुमार की हम बात कर लें तो नीतीश कुमार MY समीकरण को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन जहां तक दलितों की बात है तो दलितों में
ये साफ तौर पर जाहिर है कि सिर्फ अशोक, यदि हम नीतीश कुमार की बात करें तो अशोक चौधरी के बयान दे देने से या अशोक चौधरी को आगे करके नीतीश कुमार दलितों का वोट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई बड़ा दलित चेहरा या फिर कोई एजेंडा या फिर कोई मुहिम चलानी होगी। यदि हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी सिर्फ और सिर्फ यदि श्याम रजक ये चाह रहे कि मतलब वो दलित नेता है तो उनको इसका फायदा हो जाए, महागठबंधन को फायदा हो जाए, ऐसा भी नहीं है। इसके लिए पूरे कुनबे को लगना होगा और खासतौर पर दलितों के लिए जो बात की जा रही है, दलितों के लिए जो एजेंडा चलाया जा रहा है उसे चलाना होगा। और खासतौर पर देखिए कहीं ना कहीं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आरजेडी के लोगों ने किया है, आरजेडी के नेताओं ने, तो वो अपने अपने इलाके के और दे रहे हैं। उदय चौधरी की बात तो नीतीश कुमार ने उन्हें 2 बार विधानसभा अध्यक्ष बनाया, इसी बात को देखते हुए कि वो दलित नेता है और दलितों में उनकी पकड़ है। रमई राम आज के नेता नहीं है, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चंद्र राम भी पार्टी में कहीं ना कहीं आरजेडी में श्याम रजक और तमाम लोगों के जाने के पहले बड़े दलित चेहरे के रूप में थे। तो 3-4 जो आरजेडी के जो नेता हैं वो अलग अलग क्षेत्र चाहते हैं और अलग अलग में इनका अलग एक कहीं ना कहीं दलितों पर एक पकड़ जरूर है। और ये पकड़ यदि हम जदयू नेताओं में देखें तो जदयू में उस तरीके से कोई बड़ा दलित नेता या फिर नेतृत्व या फिर ऐसा दलित नेता जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हो। सबसे बड़ी बात है रीजनल पार्टियों में ये देखने को मिलता है कि शैलेंद्र हम आपको रोकना, एक सवाल आपसे है। जैसे मान लीजिए कि तेजस्वी यादव बोलते हैं, जगतानंद सिंह बोलते हैं या बाकी जो और नेता हैं आरजेडी के, अगर वो बोलते हैं तो नीरज और संजय सिंह आके उसको काउंटर करते थे और बड़ा बेबाकी से भी और कुछ भाषाई मर्यादा का भी उल्लंघन करते थे। क्या आपको लगता है कि राजद की ये एक चाल है जिस चाल के सहारे दलित चेहरे को सामने ला रहे हैं और दलित चेहरों के माध्यम से जो स्थापित दलित चेहरा है उसके माध्यम से सवाल कर रहे हैं? ऐसे सवालों में संजय सिंह हो या नीरज जैसे जो फायर ब्रांड जदयू के प्रवक्ता है अजय आलोक हो, उनको बोलने में परहेज हो सकता है? ये आपको लगता है कि राजद एक रणनीति के तहत इस तरह के चुनावी हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिन प्रवक्ताओं का आपने नाम लिया वो प्रवक्ता दलित के एजेंडे पर फिट नहीं बैठते हैं। सारे प्रवक्ता यदि दलितों के मसले पे बोलेंगे उससे बहुत फायदा नहीं होगा जदयू को। तो लिहाजा जदयू ने भी एक लाइन जरूर तैयार करने की कोशिश कर दी है, अशोक चौधरी हो, संतोष निराला हो, लेकिन जिस तरीके से अटैक के मूड में आरजेडी है पूरे तरीके से दलितों के मसले को लेकर के अब आरजेडी कहीं न कहीं यह बताने की कोशिश में लगी है कि सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। और तेजस्वी ने बड़े चालाकी से उन लोगों को आगे किया है जो कि दलित समाज से आते हैं और दलित के ही नेता के रूप में बिहार में वो जाने जाते हैं, दलित चेहरे के बारे के रूप में ही वो जाने जाते हैं। और तेजस्वी इनसे खुद दूरी बना लेते हैं। तेजस्वी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा सकते थे, तेजस्वी भी बोल सकते थे, हो सकता था कि तेजस्वी को एक दिन ज्यादा मीडिया माइलेज मिल जाता, ज्यादा तेजस्वी की खबरें छप जाती, लोगों के बीच में चली जाती। लेकिन देखिए ये सिलसिला एक तरीके से शुरू हुआ है और ये सिलसिला लगातार चलेगा। आरजेडी दलित नेताओं को आगे करके दलित के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। हमारे साथ सुकांत जी जुड़े हुए हैं, लेकिन चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। देखिए सियासत को समझिए कि किस तरीके से चीजें बदल रही हैं, समझदारी बदल रही है राजनीति की। जो अब जिस चेहरे के सहारे आप बिहार में लालू यादव की मजबूत जातीय गोलबंदी को तोड़ा था आपने, 15 वर्षों तक उसी गोलबंदी के सहारे आपने राज भी किया। अब उसी दाव के सहारे जदयू का जो सामाजिक आधार है उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है आरजेडी की तरफ से। तो ये जो एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हुई है बिहार में, क्या वाकई में ये इस राजनीति के सहारे नीतीश की घेरेबंदी हो सकती है क्या? एक बड़ा सवाल है, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। देखिए जो सियासत साधने की कोशिश इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। कल प्रियंका गांधी का बयान आता है कि गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष बनाइए। राहुल का ये मांग सही है। वजह क्या है? वही वजह है जिस वजह का इस्तेमाल तेजस्वी कर रहे हैं। उनको पता है, गांधी परिवार को पता है कि फिलहाल सत्ता में लौटने के लिए अभी जो स्पेस है वो स्पेस उस परिवार के साथ नहीं है, स्पेस नहीं बना पा रहे हैं वो परिवार। ऐसे में क्योंकि उस परिवार को खतरा नहीं है,
उनको मालूम है कि कांग्रेस के गांधी परिवार से बाहर भी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उस परिवार की जो अपनी पकड़ है पार्टी के अंदर वो खत्म होने वाली नहीं है। यही चीज़ राजद के साथ भी है। उन्हें भी पता है कि इस तरह की राजनीति से उनका जो अपना वोट बैंक है उसमें कोई खास बिखराव संभव नहीं है। नीतीश एक तरफ दाव लगा रहे हैं कि MY समीकरण को तोड़ना चाह रहे हैं, बहुत मुश्किल है। वो पिछले 15 वर्षों के शासनकाल को भी देखिए तो उतनी बड़ी सेंधमारी उन्होंने नहीं लगा सकी इस समीकरण में जितने आप अति पिछड़ा और महादलित के सहारे अपने आप को मजबूत करिए, महिलाओं को आगे लाए। तो इस बार वो, क्योंकि आज भी 2 यादव चेहरे को उन्होंने लिया है, लेकिन और यहाँ दलित चेहरे के साथ सियासत साधने की कोशिश हो रही है। सुकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुकांत जी, आपको क्या लगता है कि ये जो एक रणनीतिक बदलाव आरजेडी की तरफ से, देखिए जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कुछ चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, जो चीज़ें आपको पहले दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे रघुवंश सिंह कुछ बयान दे देते थे, भाई वीरेंद्र कुछ बयान दे देते थे, वो पार्टी के अंदर ही कुछ चीज़ें इस तरह से आ जाती थी जो अंत में सुप्रीमो को ऑकवर्ड स्थिति में, और एक नीतीश के साथ गठबंधन टूटने में भी एक बड़ी बात रही है। कहा जा रहा था कि लालू के इशारे पर ही रघुवंश सिंह बोल रहे हैं, लेकिन जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठनात्मक रूप से आप जगदानंद सिंह के उस दौर से आप उनको करीब से देख रहे हैं जब वो नीतीश जी के साथ साइकिल पर घुमा करते थे। आज भी लालू से ज़्यादा वो नीतीश के करीबी मित्रों में वो रहे हैं। जगदानंद सिंह के संगठनात्मक शैली, वो उसका प्रभाव देखिए, तेजस्वी फ्रंट लाइन पे खेल रहे हैं, लेकिन जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी दफ्तर में जिस तरीके की अनुशासन की बात हो रही थी वो अनुशासन लागू हुआ। तेज प्रताप की जो उदंडता कभी कभी सामने आती थी वो भी नियंत्रित होता दिख रहा है। तो लालू भी पूरी तौर पर भरोसा कर रहे हैं जगदानंद सिंह को। तो उसके बाद जगदानंद सिंह पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है जो सीधे तौर पर आप उन पर हमला बोल सकते हैं। तो जदयू का जो एक खेमा, प्रवक्ताओं का जो एक आक्रामक फौज उन्होंने बना रखी थी कि जैसे ही तेजस्वी कोई बयान देता था उस पर अटैक शुरू हो जाता था, चाहे वो नीरज हो, संजय सिंह हो या अजय आलोक हो। लेकिन अब जो चेहरे राजद की तरफ से सामने आ रहे हैं, उन चेहरों को काउंटर करने के लिए नीतीश के अपने तर्कस में कोई तीर दिखाई नहीं दे रहा। अशोक चौधरी 2 दिनों से डिफेंड कर रहे हैं, विजेंद्र यादव भी कहने की स्थिति में नहीं है, वो भी बहुत सावधानी से बातें रख रहे हैं। श्रवण कुमार कुछ बोलते बोलते आज अपनी बात को उन्होंने मतलब उस तरीके से बातों को नहीं रख सका। क्या आपको लगता है कि राजद पूरी रणनीति के तहत एक ऐसा दांव खेला है और मीडिया के सहारे जिसमें जदयू फंसती हुई दिख रही है? देखिए संतोष जी, ये तो बात है ही कि जो 1 साल पहले या 6 महीना पहले राजद जो था, आज उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन नजर आ रहा है। और ये परिवर्तन जगदानंद सिंह मूल रूप से कार्यकर्ता से नेता बने। हम नेता से कार्यकर्ता नहीं हुए हैं, वो ऊपर से टपके नहीं हैं, वो नीचे से पहले वर्कर थे, फिर MLA बने, फिर मंत्री बने, फिर केंद्र में ये लोकसभा सदस्य बने। इस ढंग से उनका फॉर्मेशन हुआ है। उनकी जो बनावट है, मानसिक या राजनीतिक बनावट है, बहुत निचले स्तर से ऊपर गई है। तो इसका असर संगठन पर दिखता है। एक दूसरी बात, लालू प्रसाद के बहुत खास माने जाते रहे, सरकार जब थी तब भी और सरकार नहीं थी तब भी। तो उस विश्वास को उन्होंने उसकी रक्षा की है और लालू प्रसाद ने विश्वास जताया है। परिवार का भी एक आदर उनको हासिल है, परिवार के जो लोग हैं उनका भी आदर उनको हासिल है। और वो आए वाए कुछ बोलते नहीं, कभी उनको आप अवांछित स्थिति बोलते नहीं पाएंगे उनको, और कुछ ऐसी बात नहीं बोलेंगे अचानक जो खबर बन जाए। तो उनको, वो बहुत संतुलित आदमी हैं और उस हिसाब से वो पार्टी चला रहे हैं, इसमें 2 राय नहीं है। इधर राजद के और लोगों का भी आचरण ज़्यादा राजनीतिक हुआ है और ज़्यादा समझदारी पूर्ण हुआ है। इसका असर तो दिखता है, तेजस्वी के बयानों में भी दिखता है, तेजस्वी के राजनीतिक आचरण में भी दिखता है। तो ये एक नई स्थिति है जनता दलियों के प्रवक्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, कि वो राजद से इस ढंग की उम्मीद शायद नहीं कर रहे होंगे, इसलिए परेशानी हो रही है।
जहाँ घेराबंदी की बात आप करते हैं, तो ये घेराबंदी जो जनता दल यू की जा रही है, वह घेराबंदी तो होनी है, क्योंकि आप अभी भी जनता दल यू लालू प्रसाद के 15 साल, मतलब अपने 15 साल पुराने मामलों को ही लेके चल रहा है, अपने पुराने 15 साल के बीच की बात नहीं करता है। और जहाँ तक दलित महादलित की बात है, तो ये उदाहरण जीतन राम मांझी का भी है, जिसको जिस उत्सव के साथ मुख्यमंत्री बनाया गया था, नीतीश जी ने खुद बनाया था, खुद उनको लेकर के आए विधायक दल की मीटिंग में, खुद राजभवन ले गए, खुद शपथ दिलवाई, सब किया, और उसको पदच्युत करने का जो अभियान चला था, वह अभियान भी लोगों को, बिहार के लोगों को याद है। तो ये दलित या महादलित या गैर दलित की बात नहीं है, बात सुविधा की राजनीति में ज़्यादा होती है। अभी वोट का वक्त है, तो बहुत सारी चीज़ों की चर्चा न की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जैसे कि अब आप उदाहरण लिख लीजिए, छात्रवृत्ति, दलित महादलित या अति पिछड़ी जातियों की छात्रवृत्ति का मामला जो था, वह उठाया था आपको जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे, वह मामला कहाँ चला गया किसी को मालूम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब राजद के जो लोग हैं, जो लोग राजद की ओर से अभी लड़ रहे हैं नीतीश जी से दलित महादलित के नाम पर, वह कभी नीतीश कुमार जी के बहुत खास हुआ करते थे। वो चाहे उदय नारायण चौधरी हों, चाहे श्याम रजक हों, ये लोग कभी बहुत खास होते थे और नीतीश जी के लिए लड़ते थे। जिस ढंग से आज राजद के लिए उन्होंने लड़ना शुरू किया है, तो बहुत सारी बातों को उनको जानकारी है, वो बात रखना जानते हैं। और फायर ब्रांड लोग हैं इसमें। उदय नारायण चौधरी का सार्वजनिक जीवन का एक लंबा इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है। श्याम रजक का संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। श्याम रजक, आज श्याम रजक दिखते हों, लेकिन आज से 30 साल पहले श्याम रजक को आप देखिए तो वो बिल्कुल एक वर्कर की तरह थे, बहुत ही सामान्य आदमी थे। तो वो सारी चीज़ें हैं जो अब चुनाव में आएंगी। और चूँकि वोट हासिल करना है हर पार्टी को, तो वोट के लिए तो एक नीति है कि कुछ भी करेंगे हम। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, जो चीज़ें आप दिख रहे हैं, जिस हम घेराबंदी की बात कर रहे हैं, जदयू के पास, क्योंकि जदयू के अशोक चौधरी नए नए पार्टी में गए हैं और अशोक चौधरी का इमेज एक दूसरे तरीके के नेता का है। वो एक पढ़े लिखे, उनका पढ़े लिखे हैं भी, स्वभाव भी उनका एक पढ़ा लिखा नेता का है, और उनकी शैली भी एक पढ़े लिखे नेताओं की जो शैली होती है वो शैली है। और अभी जो उनके सामने हैं, चाहे श्याम रजक हो, चाहे उदय नारायण चौधरी हो, ये फायर ब्रांड है। वो चौधरी की ही अगर बात होगी तो उदय नारायण चौधरी कुछ दूसरे तरीके से अपनी बात, वो उनके पास एक अलग तरह का अनुभव है। श्याम रजक पटना में राजनीति किए हैं, पटना के राजनीतिक मिजाज को वो समझते हैं। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि जदयू के लिए, और जिस तरीके की वो राजनीति करते रहे, 15 साल बना 15 साल, लेकिन वो अपने 15 साल की बजाय अभी भी जंगल राज की बात करते हैं। एक और बड़ी बात यह है कि जब से ये दलित चेहरा सामने आए हैं, सुशील मोदी जैसे नेता जो अक्सर तेजस्वी के मामले में बयान और ट्वीट कर देते हैं, इन दलित चेहरों के आने के बाद वो भी पेशो पेश में दिख रहे हैं। बीजेपी के अंदर के जो दलित चेहरे हैं वो भी सामने आकर इस तरह से, क्योंकि ये सरकार पे हमला है, नीतीश पे हमला नहीं, सरकार पे हमला है कि आपने छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दलितों तक नहीं पहुंचा है, आप प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर आपने वो पॉलिसी नहीं अपनाई है। जितने तरह के आरोप हैं वो सिर्फ नीतीश पे नहीं, एनडीए सरकार पे ये आरोप बढ़ा जा रहा है, लेकिन मोदी भी चुप है। ये जो चीजें, आपको क्या लगता है कि ये जो खामोशी है, ये विवशता की वजह क्या है? देखिए संतोष जी, हमने पहले कहा कि वो उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक और अशोक चौधरी, ये तीनों अलग अलग प्रकृति के लोग हैं। श्याम रजक लड़ाका रहे हैं, शुरू से लड़ाका रहे हैं। उदय नारायण चौधरी ने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों को, भूमिहीन वालों की बहुत सारी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं, ज़मीन पर लड़ी हैं, मार खाया है, जेल गए हैं। सॉरी, इनकी तुलना में अशोक चौधरी जी का ऐसा कोई इतिहास नहीं है। वह भी महावीर चौधरी के पुत्र होने के नाते एमएलए बने, मंत्री बने थे, तो वो उनको आसानी से सब कुछ मिलता चला गया।
और जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उनको उसका लाभ भी मिला, लेकिन वह संघर्ष की एक सीमा तक ही संघर्ष में जा सकते हैं, बहुत अधिक वो लड़ाई नहीं कर सकते हैं। उनकी एक कांग्रेसी कल्चर भी होता है, माइंड भी होता है, माइंड सेट भी एक कांग्रेस के लोगों का है कि वो बहुत नहीं लड़ सकते हैं, उनकी लड़ाई बहुत आसान किस्म की लड़ाई होती है। तो उस लड़ाई को तो अशोक चौधरी के बदौलत नीतीश कुमार जीतेंगे, इसमें मुझको संदेह है। हाँ, अगर नीतीश कुमार के पास अभी भी कुछ वक्त है, सरकारी स्तर पर कुछ करें तो उसका उनको लाभ मिल सकता है, लेकिन हाँ, जो करेंगे उसका प्रचार प्रसार कैसे होता है, कौन लोग करते हैं, ये देखना पड़ेगा। वो अब देखिए, एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा जो गैर राजनीतिक है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के बहुत महान कथाकार रहे हैं, उसा हिंदी में उतना कथाकार उतना बड़ा कोई नहीं पैदा हुआ, और उनकी बहुत सारी कहानियां हैं जो गरीबों को लेके है, दलित को लेके है। बहुत प्रसिद्ध कहानी है सदगति ठाकुर का कुआं, बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन एक दौर आया था अभी कुछ दिन पहले, 10-12 साल पहले, हिंदी साहित्यकारों के बीच में, जिसमें हिंदी के बहुत से एक समूह, लेखकों के एक समूह ने कहा कि प्रेमचंद दलित विरोधी थे। वो इसलिए दलित विरोधी थे कि उनकी वो भावना उस ढंग की नहीं थी, आदर्शवाद से प्रेरित होकर वो काम करते थे। तो राजनीति, ये राजनीति की भाषा है, ये साहित्य की, समाज की भाषा नहीं हो सकती है। वो जो राजनीति की भाषा है उसका ट्रांसफॉर्मेशन तो राजनीति में ही होती है, और राजनीति में जब होती है तो अशोक चौधरी के अलावा जब हम दलित की बात करेंगे, नीरज कुमार करेंगे, संजय सिंह करेंगे, अजय आलोक करेंगे, तो दलितों के बीच में वह मैसेज नहीं जाएगा जो अशोक चौधरी करेंगे। लेकिन अशोक चौधरी की अपनी सीमाएं हैं, उनकी बोलने की क्षमता की सीमा है, लड़ने की क्षमता की सीमा है, मुकाबला करने की क्षमता की सीमा है। तो नीतीश कुमार जी के लिए अशोक चौधरी को सामने रख करके अब बड़ी दलितों के लिए बड़ी लड़ाई नहीं वो लड़ सकते हैं, लेकिन उनके पास, नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में मजबूरी है, उनके पास कोई ऐसा दलित नेता नहीं है जिसकी पहुंच बड़े समूह में हो, ये उनकी मजबूरी है। मोदी क्यों खामोश है? सुशील मोदी क्यों खामोश है? उनकी खामोशी की क्या, क्यों वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं? ये जो सवाल आप कर रहे हैं, हाँ, इसलिए नहीं दे पा रहे। देखिए, जो अगर छात्रवृत्ति नहीं मिली तो वित्त विभाग को बताना चाहिए क्यों नहीं मिली। हाँ। या तो कल्याण विभाग बतावेगा या वित्त विभाग बतावेगा। अगर छात्रों को उसका जो वजीफा नहीं मिलता है तो पढ़ेंगे कैसे? कल्याण विद्यालयों की जो हालत क्यों खराब हो रही है, ये शिक्षा विभाग बतावे, वित्त विभाग बतावे। आपने कहा कि हम बजट का इतना % खर्चा कर दिया, तो एग्जैक्ट इसकी जानकारी तो होनी चाहिए लोगों को कि खर्चा उतना हुआ कि आपने उतना फंड जो है सो अलॉट किया और रिलीज किया। देखिए, फंड अलॉट करने में, उसको रिलीज करने में और उसका खर्चा में बहुत फर्का होता है। सरकार घोषणा करती है कि हमने ये फंड दिया महात्मा गांधी सेतु के लिए, तो सरकार कागज पर निकाल देती है, फंड रिलीज करती है, उसमें उतना फंड रिलीज कभी नहीं की जाती है जितनी घोषणा होती है। और जो फंड रिलीज हुई में जो धन गया, उस धन में उपयोग कितना होता है, ये महत्वपूर्ण है। तो किसी कल्याण विद्यालय की स्थिति आप देखिए तो समझ जाइएगा कितनी दयनीय अवस्था में बिहार में कल्याण विद्यालय हैं, जिनकी स्थापना कभी हुई थी दलितों को शिक्षित बनाने के लिए। आज उनकी क्या हालत है। और सब सरकारी स्कूल की हालत जान लीजिए, कल्याण विभाग जिसको खास काम दिया गया था वह भी नहीं हो रहा है, तो इसका जवाब दे तो सरकार है। और सरकार में सुशील कुमार मोदी भी नीति निर्णायक में है। ऐसी बात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के बातों का डिटो करते हैं, उनको सलाह देनी होती है, सलाह देते हैं, अब काम करते हैं, करवाते हैं, तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। नहीं देते हैं या हम नहीं मांगते हैं या हमारी गलती है, और उनकी होशियारी के जवाब नहीं देते हैं, लेकिन उनको जवाब देनी चाहिए। दूसरी बात, राजनीतिक ढंग से देखिए तो बीजेपी का पिछले 10 साल के भीतर में एक अभियान चल रहा है कि दलितों में और अति पिछड़ों में पैठ बनाई जाए। वो कुछ काम भी कर रहे हैं, उनका जो पितृ संगठन है वह भी काम कर रहा है। तो उसमें अभी सुशील कुमार मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आकलन कर रहे हैं कि ये जो दलित को लेकर के जो नया एक माहौल बनता जा रहा है, ये हमारे पक्ष में कितना जाएगा, विपक्ष में कितना जाएगा।
विपक्ष में जा रहा है तो उसको हम अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं, इसलिए खामोशी का एक कारण यह भी हो सकता है। चलिए, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं अशोक मिश्रा जी। अशोक जी, आप रामविलास पासवान के उस दौर को भी देखे हैं, जब चाबी और ताले लेके चल रहे थे, वो भी दौर आपने देखा है। श्याम रजक के भी उस शुरुआती दौर से आप श्याम रजक के राजनीतिक जीवन को भी करीब से देखते आ रहे हैं। उदय नारायण चौधरी को भी आप देखते आ रहे हैं। ये जो रणनीति के तहत, एक हमें लगता है कि ये जिस रणनीति के तहत आरजेडी इन चेहरों को सामने लाया है, आपको क्या लगता है कि जदयू के पास और बीजेपी के पास, क्योंकि एक फायर ब्रांड चेहरा अजय आलोक हैं, नीरज हैं, फिर संजय सिंह हैं, जो लालू पर तो हमला बोल सकते हैं और बोलते भी रहे, तेजस्वी पर भी हमला बोलते हैं, लेकिन जब से ये दलित चेहरा सामने आया है, थोड़ा असमंजस की स्थिति में दिख रहा है। आपको लगता है कि राजद जिस रणनीति के तहत ये फायर ब्रांड दलित चेहरों को सामने लाया है, जदयू की परेशानी बढ़ती जा रही है? बिल्कुल, देखिए संतोष जी, समूचे देश में दलितों की संख्या लगभग 17% है और बिहार में 14%। 14% में 4% जो की आबादी है वो रामविलास पासवान की आबादी है, यानी कि दूसरा जाति से जो आते हैं। शेष 10% जो आबादी है उसमें धोबी हैं, श्याम रजक हैं, पासी हैं, उदय नारायण चौधरी हैं, जीतन राम मांझी हैं, मुसहर है, शिवचंद्र राम है, चमार है, यानी कि जो अन्य उपजातियां हैं दलितों की, उसकी आबादी 10% है। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस तरह से आरजेडी ने हमला किया है, तो सिर्फ एक पासवान को छोड़ करके जो अन्य जातियां हैं उनके जो रहनुमा हैं उन्होंने आज पीसी की है और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आरजेडी में दलितों की नेताओं की संख्या ज्यादा है, उनके जो रहनुमा है वो ज्यादा है। और पिछले 15 वर्षों में राज्य सरकार का जो लेखा जोखा है, उस लेखा जोखा को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, इसका मतलब यही है कि दलितों के नाम पर जो आरजेडी के नेता हैं वो अब आक्रामक रूप अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी को यह समझ में आ रही है कि माई समीकरण उनके साथ इंटैक्ट है और अगर दलित वोट उनके साथ जुड़ जाता है और कुछ पिछड़ों की का वोट वो लेने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो चुनावी सफलता उन्हें मिल सकती है। दूसरी तरफ, एक तरफ जो आरजेडी में बड़े नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो सभी बड़े नेता कभी जदयू के नेता हुआ करते थे, तो जदयू में कह सकते हैं कि अभी अब बड़े नेताओं की कमी है। अशोक चौधरी अपवाद है और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी अभी नीतीश कुमार के खिलाफ ही चल रहे हैं एक तरह से। तो ऐसी परिस्थिति में जदयू के पास और कोई बड़ा दलित चेहरा वैसा नहीं है जो इन नेताओं का जवाब दे सके। हाँ, एक बात जदयू के लिए सुकून वाली बात यह है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी ने आज छोड़ा है महागठबंधन को, इससे कह सकते हैं कि दलित का एक चेहरा जीतन राम मांझी भी है और वो अब महागठबंधन के साथ नहीं है, इसलिए दलितों के वोट में भी बंटवारा हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जदयू अभी फिलहाल दलितों के मामले पर बैकफुट पर आई है। दलितों के को लेकर के जदयू की जो रणनीति है वो रणनीति आगे क्या होती है ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि आज एक रणनीति के तहत आरजेडी के जो दलित चेहरे हैं उन लोगों ने जिस तरह से आक्रमण किया है, जिस तरह से हमला किया है, निश्चित रूप से जदयू को और बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि आगे इससे क्या रणनीति बनाती है जदयू, क्योंकि श्याम रजक हो या अन्य जो दलित नेता हैं उनके खिलाफ भी समय समय पर पार्टी के अंदर भी कई दलितों के चेहरे को आगे, जैसे संतोष कुमार निराला की बात आप ले लें, उनको ले गया। जो श्याम रजक ने जो आरोप लगाया है अरुण मांझी को लाने, अरुण मांझी हैं, उदय मांझी, तो इस तरह से कई ऐसे चेहरे हैं जो निश्चित रूप से जदयू में हैं दलित चेहरे, लेकिन वो उतने बड़े चेहरे नहीं है। जैसे धोबी समाज का नेता श्याम रजक है तो पार्टी के नेता उदय नारायण चौधरी माने जाते हैं, हालांकि चुनाव में वो हार चुके, लेकिन शिवचंद्र राम है, कांग्रेस में मीरा कुमार है चमार के नेता, तो शिवचंद्र राम है आरजेडी में। तो आप कह सकते हैं कि महागठबंधन में अभी दलित के जो बड़े चेहरे हैं वो कई बड़े चेहरे हैं और अभी महागठबंधन में दलित का पलड़ा भारी है, लेकिन आने वाले दिनों में जदयू इस पर रणनीति बनाएगी और इसीलिए श्याम रजक जो ही पार्टी से बाहर निकले, अशोक चौधरी ने जिस तरह से आक्रामक हमला किया है उसका मकसद यही है कि किसी भी कीमत पर एनडीए जो है वो चाहता है कि महागठबंधन के बारे में यह मैसेज दलितों के बीच न जाए कि दलितों के बड़े चेहरे या महागठबंधन के साथ है, इसके वोट भी उनके साथ होगा। जी, लेकिन अशोक जी, आपको क्या लगता है कि जो चेहरे अशोक चौधरी जो चेहरा सामने दिख रहा है, लगातार 2 दिनों से वो उनका बयान, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ बयान उनका जारी हो जा रहा है,
वो उनकी जो शैली रही है दलित राजनीति के रूप में, कांग्रेस में भी थे तो दलित राजनेता के रूप में उनकी पहचान नहीं थी। एक पढ़े लिखे, एक कुशल युवक के रूप में उनकी पहचान थी कि एक पढ़ा लिखा लड़का है या एक नेता है। दलित राजनीति को लेकर जो चीज़ें सामने आनी चाहिए थी, जिस तरीके से रामविलास पासवान हो, श्याम रजक हो, या फिर उदय नारायण चौधरी हो, या फिर जीतन राम मांझी भी हो, ये जो इस तरह के जो स्टार वार्ड हैं बिहार में दलित के चेहरे के रूप में, वो चेहरा, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार इसी चेहरे के सहारे रामविलास पासवान को कंट्रोल किए थे महादलित करके। याद करिए वो भी दौर था कि रामविलास पासवान 14% की हिस्सेदारी रखते थे वो अपने पास, लेकिन महादलित लाके यही चेहरे हैं महादलित के जिनको लाके सामने लाके रामविलास पासवान को चाबी कुंजी और ताला सब उनसे लेके नीतीश अपनी पार्टी में सभी लोगों को मिला लिए थे। वो भी दौर था। और अभी तक जो राजनीति वो साधते रहे हैं नीतीश कुमार, उसमें पासवान के अलावे जितने भी दलित हैं उन दलितों का बहुसंख्यक वोट उनको मिलता रहा है। एक बड़ी आबादी उनके साथ रही है और ये चेहरे भी उनके साथ रहे हैं। तो आपको लगता है कि, और देखिए एक बीजेपी भी जिस तरीके से अब अखबार या मीडिया में ही देखिए सुबह सुबह बयानबाजी का दौर शुरू होता था, ट्वीट होता था, मोदी भी खामोश है, मोदी भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और अगर ये सिलसिला लंबा चला दलित राजनीति की, तो एनडीए के अंदर मतलब कोई ऐसा दलित चेहरा आपको दिखाई दे रहा है जिसके सहारे वो इस तरह के जमीनी नेताओं को काउंटर कर सके? और उस स्थिति में नीतीश और सुशील मोदी की क्या रणनीति हो सकती है? बिल्कुल, हमने पहले ही कहा कि जो स्थापित नेता है दलितों के, वो स्थापित नेता, अधिकांश नेता अब महागठबंधन के साथ हैं। हमने पहले ही कहा है कि कांग्रेस से में जैसे मीरा कुमार है, आरजेडी में अब उदय नारायण चौधरी, शिवचंद्र राम है, फिर श्याम रजक के जाने से उनकी स्थिति रमई राम है। तो जो बड़ा चेहरा है दलितों का वो अभी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि महागठबंधन के साथ। लेकिन जदयू के में भी चेहरे हैं। आप संतोष कुमार निराला को आप ले लीजिए, श्याम रजक के पैरेलल में उनको खड़ा किया गया, लेकिन उतने बड़े चेहरे नहीं। अशोक चौधरी को लीजिए, अशोक चौधरी भले ही कह सकते हैं कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पिता महावीर चौधरी का उनकी जाति पर काफी प्रभाव था और महावीर चौधरी बड़े नेता थे, तो विरासत में भी मिला और अशोक चौधरी काबिल भी है। मेरा ये कहना है कि कई है, विद्यानंद बिकल है, उनको बनाया गया अभी खाद्य आयोग का अध्यक्ष, तो लेकिन उतने बड़े चेहरे नहीं जो स्थापित नेता है। वैसी परिस्थिति में जदयू के सामने और बीजेपी के सामने थोड़ा संकट है, लेकिन उस संकट के लिए नीतीश कुमार भी तो राजनीति करते हैं। और हमने पहले ही कहा कि 14% जो दलितों की है उसमें से 10% जो है महादलित बनाए थे नीतीश कुमार और 4% पासवान को छोड़ा था। अब पासवान जी भी महादलित में आ गए, तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार भी इसकी काट निकालेंगे और कुछ चेहरे को उभारेंगे। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि इन चेहरों के आरजेडी में आने के बाद जदयू बैकफुट पर आई है। अब क्या रणनीति बनाते जदयू और बीजेपी वो देखना होगा। क्या कारण बीजेपी में भी संजय पासवान है, लेकिन उतने बड़े कारगर वो नेता नहीं हो पाए। तो कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन उन चेहरों का जवाब जो महागठबंधन में भी है और खासकर आरजेडी में, उसका जवाब किस तरह से जदयू दे पाती है ये देखना है। लेकिन इतना तय है कि आम मतदाता, आप तो ने तो पहले भी अपनी समीक्षा में कहा जीतन राम मांझी 42 सीट पर लड़े थे, 21 सीट पर लड़े थे और मात्र 1 सीट उन्होंने जीता था। उदय नारायण चौधरी हार चुके हैं चुनाव, रमई राम चुनाव हार चुके हैं। तो जो चेहरे हैं वो पिछले चुनाव में अपनी सीट गंवा चुके हैं। वो समाज के रहनुमा का जो भी बात करें, लेकिन वो उन्होंने अपनी सीट गंवाई है। वैसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि इनके बोलने से दलित वोट एक तरफा हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि आरजेडी के पास जो दलितों की कोई पूंजी नहीं थी, इन बड़े चेहरों के जदयू और एनडीए गठबंधन में आने के बाद आरजेडी से दलित बिल्कुल अलग हो गया था। निश्चित रूप से उनको ताकत मिलेगी, जनता के बीच ये मैसेज जाएगा और ये जो तथाकथित अपनी जाति के नेता हैं वो ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हम सब दलित एकजुट हैं और इस चुनाव में नीतीश कुमार को और बीजेपी को हराने के लिए ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी थे, जो राजनीति को बहुत बहुत करीब से देख रहे हैं। इन तमाम नेताओं के साथ उनका लंबा सफर रहा है एक पत्रकार के रूप में। लेकिन ये बहस जारी रहेगी, फिर हम सुकांत जी के पास चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के नैरेटिव, चुनावी नैरेटिव को लेकर मुझे हंसी भी आती है। जो ठीक चुनाव से पहले कोशिश हुई थी, पूरा पोस्टर बैनर पटना के शहरों में जंगल राज और क्या क्या नहीं लगाई जाती थी, वो सारी चीज़ें इस नैरेटिव के सामने खामोश है। पोस्टर बैनर बाजी भी नियंत्रित है, बयानबाजी में भी नियंत्रण है, खामोशी दिख रही है।
एक ऐसा वर्ग जो एग्रेसिव रहा करता था चीज़ों पर, हर बयान पर तेजस्वी की जुबान से कुछ निकला नहीं कि चारों तरफ से हमला शुरू हो जाता था। लेकिन पिछले 72 घंटों से कहें या जब से ये दलित राजनीति की सियासत के सहारे बिहार की राजनीति को साधने की कोशिश शुरू हुई है, एक एनडीए की तरफ से उस तरीके से चीज़ें सामने नहीं आई। उनको लग रहा है कि एक नई याद करिए कि एक दौर था मुरली गेंदबाज के रूप में, श्रीलंका के गेंदबाज के रूप में मुरलीधरन सामने आए थे, बैट्समैन, एक और वहाँ के स्पिनर सामने आया था, सचिन तक घबरा गए थे, कोई दूसरा का काट ही नहीं मिल रहा था। तो ये उस तरह के काट की चीज़ें सामने दलित राजनीति लाके जिस तरीके से आज सत्ता पक्ष विवश दिख रहा है, और ये व्यवस्था चुनाव तक अगर जारी रह जाती है तो फिर क्या होगा बिहार की राजनीति में। इन सब तमाम चीज़ों को समझने के लिए फिर हम सुकांत जी के पास जाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं दलित पर दाव। क्या वाकई में जिस तरीके से राजद ने एक तुरुप का पत्ता, राजनीति में कह सकते हैं तुरुप का पत्ता के रूप में इस्तेमाल किया है इस दाव को, अगर ये दाव अभी तक जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं कि तमाम धुरंधर, एक से एक धनुर्धर जदयू और बीजेपी के खामोश हैं, जो सुबह सुबह उठते थे और पानी पी पी के तेजस्वी और लालू यादव के 15 वर्षों का राग अलापते थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। गजब की खामोशी दिख रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई ऑफिशियल बड़े चेहरा सामने आए। जदयू से भी हम लोग बाकी जो इनके दलित चेहरे हैं उनको वो सामने आकर अपनी बात रखें। तो एक खामोशी दिख रही है। अचानक याद करिए कि श्रीलंका के साथ भारतीय टीम श्रीलंका गई थी, एक स्पिनर गेंदबाज सामने आया और सचिन तक बोल्ड होने लगे थे और लग रहा था कि श्रीलंका का दूसरा मुरलीधरन वो होगा। लेकिन ये अलग चीज़ है, फिर उसका काट निकाला गया, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन तब तक तो इंडियन क्रिकेट टीम को धाराशाही कर दिया था। वो बुरी तरह से इंडियन क्रिकेट टीम वो मैच हार गई थी। क्या अगर ये सिलसिला जारी रहा, क्योंकि मीडिया में जो माइंड गेम चलता है उस गेम को बदलने में सुकांत जी से यही सवाल मेरा रहेगा कि ये दलित राजनीति को लेकर यह तरीके से सामने लाया है आरजेडी, तो जो एक माइंड गेम, मीडिया के सहारे जो माइंड गेम चलता है कि अब तेजस्वी कुछ बयान दिए थे, 15 वर्षों का जंगल राज, भ्रष्टाचार, तमाम चीज़ों के, श्याम रजक भी भ्रष्टाचार के ही आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सरकार को भ्रष्टाचार से विमुक्त कर रहे हैं, सारी चीज़ें भ्रष्टाचार को लेकर ही हैं। लेकिन खामोशी है, ना नीरज सामने आ रहे हैं, ना अजय आलोक सामने आ रहे हैं, ना संजय सिंह सामने आ रहे। संजय सिंह पहले दिन श्याम रजक को लेकर कुछ बयानबाजी उन्होंने की, लेकिन उसके बाद वो नियंत्रण में है। मतलब कहीं ना कहीं पार्टी के दबाव बना होगा कि जो आप स्पेस तेजस्वी और लालू के परिवार पर ले लेते हैं, वो स्पेस आप इस दलित नेताओं के चेहरे के सामने नहीं ले सकते हैं। तो ये जो माइंड गेम है, आपको क्या लगता है कि ये अगर चुनाव तक अगर इस तरीके से चीज़ें जारी रह गई तो कितना मतलब बदलाव होगा इस बार के चुनाव में? ये एक सवाल आपसे है। संतोष जी, एक तो सवाल ये है कि चुनाव कब हो रहा है। अगर चुनाव अपने समय पर हो रहा है तब जनता दल यू के पास समय बहुत कम है। अगर चुनाव आगे जा रहा है तो जनता दल यू के पास समय है, वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये चुनाव के दिनों में जो मसले उठते हैं वो उसमें कुछ ही मसले लंबा चलते हैं, बाकी पानी के बुदबुदे की तरह हो जाते हैं। अब ये निर्भर करता है विपक्ष पर कि वह इन सवालों को कितनी गंभीरता से कितने आगे ले जाता है। अगर उसने गंभीरता दिखाई, उसने थोड़ी कोशिश की, थोड़ी मेहनत की, थोड़ी कोशिश की, तो मुझको लगता है एनडीए के लिए यह एक बहुत ही संकट भरा सवाल होगा जिसका उत्तर इनके पास कम होगा। लेकिन अगर विपक्ष भी इसको हल्के से ले रहा है, जैसी राजनीति दोनों तरफ चल रही है, हल्की राजनीति, बयानों की राजनीति चलती है, तो उसमें बहुत लंबा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब यह है कि विपक्ष इसको किस गंभीरता से उठाता है। और ये तो बात सही है, विपक्ष के पास चेहरे दलित राजनीति में बिहार में आज की तारीख में
कोई चेहरा सर्वमान्य नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन पर थोड़ा लोगों को भरोसा है। वो चेहरे विपक्ष में हैं, नीतीश जी के साथ वो चेहरे अब नहीं हैं। अच्छा सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे मेरा है कि बिहार में जो दलित राजनीति रही है वो रामविलास पासवान के इर्द गिर्द घूमता रहा है अभी तक। मतलब आप बात करते 70 के दशक से लीजिए और 2020 तक, मतलब जब रामविलास पासवान का वो शुरुआती दौर था। 89 से तो आप ले ही सकते, 90 से तो रामविलास पासवान हाजीपुर से जो वो रिकॉर्ड वोट से जब से जीतने लगे, एक चेहरे के रूप में वो सामने आए, देश में उनकी एक पहचान बनी दलित नेता के रूप में। वो भी सरकार से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में ये तमाम दलित चेहरे जो सामने दिख रहे हैं वो एनडीए के सामने अगर खड़े होते हैं तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा में जो चुनाव परिणाम आए हैं या फिर जो 2015-2010 में इस गठबंधन का जो रिकॉर्ड बहुमत आया है उसको लेकर सवाल खड़े होने लगे? हाँ, थोड़ा परिवर्तन आएगा इस निर्विवाद, उसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा। और ये रामविलास जी की जो छवि है उस छवि में ये वो छवि अगर इसी जैसी अभी रामविलास जी जिस भूमिका में हैं वह उनकी भूमिका बनी रहती है तो एनडीए के लिए या नीतीश कुमार जी के लिए परेशानी होगी। हालांकि रामविलास जी हैं वो एनडीए के लिए परेशानी नहीं होने देंगे, मेरी अपनी ये पक्की समझ है, लेकिन ये परेशानी नीतीश कुमार जी के लिए हो जाएगी, ये मुझको मेरा अपना ये तजुर्बा कहता है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, एक चलते चलते एक सवाल, आखिरी सवाल हम कर ही लेते हैं कि एक 15 वर्षों के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। कहा जाता है कि भाई 15 वर्ष पूरा मतलब सब कुछ बदल जाता है। तो क्या आपको लगता है कि जो 15 वर्षों तक लालू यादव का शासनकाल रहा, 15 वर्षों तक नीतीश भी रहे, इस दौरान उनके तर्कस के जितने भी तीर थे, आज डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है जदयू की तरफ से, आज हर घर में बिजली पहुंचाने की बात नहीं हो रही है, बस लालू पर हमला हो रहा है। और उनकी भी कोशिश है कि इस चुनाव में हम लालू के परिवार पर हमले के सहारे इस चुनाव को से अपने आप को जीत सकें। बीजेपी के अंदर भी यही चीज़ है। 15 वर्षों में बिहार में बहुत सारी चीज़ें में बदलाव आई हैं। सरकार सड़क और बिजली को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीच जनता के बीच जा सकती है, लेकिन वो दोनों एनडीए के दोनों चेहरे लालू के साथ और लालू के परिवार के साथ चेहरे के साथ वो जाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें 15 वर्षों तक तो इन्होंने अपनाई, अब आगे भी ये इस पर सियासत बिहार में चलती रहेगी या फिर कुछ नई चीजें सामने आ सकती हैं? नहीं, देखिए चीज़ें तो नई सामने आती ही हैं, लेकिन वो कितना अधिक सस्टेन करती हैं इस पर निर्भर करता है। चीज़ें तो आती हैं, अभी भी आ रही हैं, लेकिन यह जो है जो ये डर की राजनीति है, नीतीश कुमार जी या एनडीए के लोग लालू क्या भय दिखा करके वोट हासिल कर रहे हैं कुछ समूहों का, कुछ सामाजिक समूहों का। अब ये उन सामाजिक समूहों में चूंकि लालू की पैठ वैसी नहीं है, कोई इनकी लालू की पूरी नकारात्मक छवि है, इसलिए ये जीत रहे हैं। लेकिन अगर ये जैसा कि अभी शुरू किया दलित राजनीति पर आज की तारीख में, वैसा अगर इनके विकास कार्यक्रमों की पोल आरजेडी या विपक्ष खोले तो नीतीश कुमार जी के लिए बहुत परेशानी होगी और चुनाव एक सकारात्मक हो जाएगा जो अब तक नकारात्मक रहा है। नकारात्मक मतलब निगेटिव वोट के आधार पर चुनाव जीतने हारने की बात रही है, ये सकारात्मक हो जाएगा। ऐसा अगर हुआ तो एक बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात होगी और सुखद स्थिति बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतना वक्त देने के लिए। लेकिन चलते चलते चीज़ों को समझिए कि निगेटिव वोट के आधार पर आप चुनाव, जो निगेटिविटी रही है कि लालू का जंगल राज है, लालू का आतंक राज है, इन सब चीज़ों पर आप वोट लेते रहे, वोट लोग देते भी रहे। लेकिन जिस तरीके से नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है, मतलब दलित राजनीति के सहारे, अगर वाकई में इस राजनीति के सहारे अगर चीज़ें बदलती हैं, जो सुकांत सर कह रहे थे कि सकारात्मक राजनीति की एक स्पेस, गुंजाइश बनती हुई दिख रही है, तो मुख्यमंत्री कौन होते हैं, कौन जीतते हैं, कौन हारते हैं, ये मायने नहीं रखता है। बिहार में जो 30 वर्षों से जो चीज़ें आ रही हैं, चली आ रही हैं, अगर उस राजनीतिक नैरेटिव में अगर बदलाव आएगा तो ये सबके लिए सुखद है। ये एक आज की चर्चा के दौरान ये चीज़ें सामने आई है और हमें लगता है कि ये एक उसी दिशा की तरफ बिहार बढ़ रहा है।
चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ आप सबों से मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।